सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना कटाना। आगाज़ में मौसम की सूरत हाल पर बात करते हैं। बारिश और सैलाब ने खैबर पख्तूनख्वा में शदीद तबाही मचाई। बुनेर के बाद स्वाबी में भी बादल फट पड़े और लैंडस्लाइडिंग से हर तरफ तबाही के मनाजिर देखने को मिले। कई घर और शहरी रेले वहां पर बह गए हैं। बुनेर में सूबाई हुकूमत की तरफ से इमदादी सरगर्मियाँ और वुरसा में मुआवजे की तकसीम शुरू कर दी गई है। हंगामी हालात के पेश नज़र नाजरीन शांगला, स्वात और मालाकंड में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसी सारी सूरत हाल पर अमरीका, चाइना, ईरान और सऊदी अरब समेत आलमी बरादरी ने पाकिस्तान में सैलाब से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। दूसरी जानिब मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बारिशों के बाद तोगयानी और सैलाबी कैफियत ने जिंदगी अजीरन कर दी है। आज हमने देखा कि सिंध समेत कराची के जो इलाके हैं गुलशन हदीद, लांढी, नाज़िमाबाद, गुलिस्तान जौहर और दीगर इलाकों में बारिश के बाद सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। यूनिवर्सिटी रोड, जेल चौरंगी ता पीपल्स चौरंगी समेत अहम शाहराहें पानी में डूबी हुई दिखाई दी और शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मेयर कराची ने कहा था कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम इदारे मुतहरिक हैं। रेन एमरजेंसी ड्यूटी पर मामूर मुलाजिमिन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं, लेकिन इंतजामात क्या हैं ये हमारे रिपोर्टर हमें बताएं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। खुरम, क्या सूरत हाल है सड़कों पर? आज शाहराह ख़ास तौर पर जो अहम शाहराहें हैं यहाँ की, कराची की, वहाँ पर चूँकि आज हैवी रेनफॉल थी, तो उसके बाद अब क्या पानी अभी भी दिखाई दे रही है हमें कि वो पानी में डूबी हुई सड़कें हैं, और क्या इंतजामात थे? देखिए, सबसे पहले सवेरे भी बारिश का सिलसिला शुरू हुआ जो कि तकरीबन आधे घंटे के करीब जारी रहा, जिसने शहर को जलतल करके रख दिया। शहर की बड़ी शाहराहें जो है वो पानी में डूब गई थी। बहरहाल उसके कुछ देर के बाद हमने देखा कि दिन की औकात में तकरीबन 3 बजे के लगभग एक तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। आसमान पे काले और बादल छा गए और फिर जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ वो एक ना थमने वाला सिलसिला। हमने देखा कि शदीद शहर में तूफानी बारिश हुई। उसके बाद शहर की कोई शाहराह ऐसी नहीं है जो कि तालाब का मंजर पेश नहीं कर रही। सड़कें डूब चुकी हैं। शहर की मसरूफ और बिजनेस तरीन जो शाहराह कहलाती आई चुन्नीगढ़ रोड है वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया। 2-2 फीट हमने देखा कि वहाँ पानी जमा हो गया। उसके अलावा बात करें हम नॉर्थ नाज़िमाबाद की, तो नॉर्थ नाज़िमाबाद की जानिब से जो कटी पहाड़ी से पानी का एक रेला आया, उसने एक शाहराह को पूरा मुकम्मल तौर पे डुबो के रख दिया। उसके बाद से जिला वस्ती की जो इंतहाई अक्सर सूरत हाल देखने में आई वो जिला वस्ती डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की थी, जिसमें लियाकताबाद, नाज़िमाबाद का इलाका है। उसके अलावा शरीफाबाद है, करीमाबाद है, फटौदी एरिया है। ये इलाके हमने देखे कि मुकम्मल तौर पर पानी में ये शाहराहें डूबी हुई हैं, जबकि लियाकताबाद डाकने की जानिब एक मेन जो सड़क है वो धंस जाने की वजह से तकरीबन दर्जनों गाड़ियां, जिसमें बसें भी जो है वो शामिल थी, मुसाफिर बस भी जो है वो उस गड्ढे में फंसी। इस तरह मुतादिद गाड़ियां हमने देखा उस गड्ढे के अंदर फंस गई। लेकिन शहरी इंतजामिया, ट्रैफिक पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो कि दावे करती रही कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो रेन इमरजेंसी में मौजूद रहेगी, ट्रैफिक का अमला मौजूद रहेगा, लेकिन हमने देखा कि कोई भी वहां पर नहीं आया। लोगों ने अपनी मददात के तहत वहां से गाड़ियां निकालते रहे। उस सड़क को बंद भी नहीं किया गया। उस ट्रैफिक की रवानी उस पर बहाल रखी गई और जो लोग जो कि जिनको पता नहीं था कि आगे की सूरत हाल क्या है, उनकी गाड़ियां फंसती रही। और बात करें मुर्तजा वहाब की, जिन्होंने शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज की, KMC के हमले को, फायर ब्रिगेड के हमले को अलर्ट रखा, लेकिन हमें कहीं भी ऐसी सूरत हाल देखने में दिन भर नहीं मिली कि कोई KMC का हमला रोड में मौजूद हो। या बात करें पुलिस की जानिब से तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का कोई हमें अधिकार नजर नहीं आया। ट्रैफिक पुलिस हमें कहीं दिखाई नहीं दी। लोग गाड़ियों में फंसे रहे, गाड़ियां डूब गई, मोटरसाइकिलें मुश्किल से 2-4 लोग परेशान। और वो यही देख रहे थे कि जो दावे पहले किए गए थे कि भाई इंतजामात मुकम्मल हैं, कोई भी ऐसी बारिश होती है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, शहरी इंतजामिया यही दावे करती रही। लेकिन जो आप हमें बता रहे हैं, मंजरकशी कर रहे हैं, वो सारे दावों के बरक्स हमें दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच खुरम गुलजार अपडेट करने के लिए। इसी पर बात करने के लिए अंजुम नज़ीर साहब, स्पोक्स पर्सन हैं पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच अंजुम साहब। सबसे पहले तो हम मुल्क की मजमूई सूरत हाल तो देख रहे हैं कि किस तरह से हैवी रेनफॉल्स हो रही हैं यहाँ पर, लेकिन अब कराची समेत जो सिंध भर में जो आज बारिशें देखने को मिली हैं, ये कब तक हैवी जो स्पेल हमें देखने को मिल रहा है कब तक लास्ट करेगा, ज़रा बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि ये सिलसिला बारिश बरसाने का तकरीबन 14 तारीख से इसने मुल्क को मुतासर करना शुरू किया था।
और इसका जो भी इम्पैक्ट हमने अपर कंट्री में देखा वो हम सबके सामने है। कल से जो है इसका रुख जो है वो, कल से कह लें आपके जो जनूबी पाकिस्तान की तरफ इसका रुख ज़्यादा हो रहा है अब, जिसमें आपका सदर्न पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के जो मशरकी इलाके हैं इसमें जो है गरज चमक के साथ मूसलाधार और चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी मज़ीद हो सकती है। जैसा कि आज आप कराची में देख रहे हैं, तो कराची में अभी तकरीबन 11 बजे से लेकर 2 बजे तक अक्सर इलाकों में जो रेनफॉल है वो 50 मिलीमीटर को क्रॉस कर चुकी हुई है और इस बात की तवक्को है कि ये सिलसिला मज़ीद 1 से 2 घंटे जारी रहेगा। तो अंदाज़ा यही है कि आज कराची में तकरीबन 70 से 80 मिलीमीटर एक एवरेज बारिश हो जाएगी और ये सिलसिला जो है जनूबी पाकिस्तान इंक्लूडिंग कराची, बलूचिस्तान, सिंध जो है 23 तारीख तक बरकरार। यानी ये हैवी स्पेल कंसीडर किया जाए जो कराची में होने वाली बारिश है? जी बिल्कुल, ये एक हैवी स्पेल है और तवक्को इस बात की है कि आने वाले 2 रोज़ के दौरान भी सिलसिला कुछ इसी तरह ही रहेगा। ठीक, और इस साथ ही साथ ये क्लाउड बर्स्ट के हवाले से भी हम देख रहे हैं मुल्क भर में एक बड़ा खौफो हरास पाया जा रहा है, जो हमारे सामने फुटेजेस भी हैं। कुछ सिंध और ये जो ख़ास तौर पे कराची है, यहाँ पे भी कुछ ऐसे मामलात या कोई ख़तरा तो नहीं है? देखिए, मैं अक्सर ये बात क्लियर करता हूँ सबके साथ, मीडिया पर्सनस के साथ भी, आपके साथ भी, कि क्लाउड बर्स्ट आज की तारीख तक पाकिस्तान में कहीं नहीं हुई। टॉरेंशियल रेनफॉल ज़रूर हैं, हम भूल जाते हैं कि मॉनसून की रेनफॉल ऐसे ही होती हैं, एक स्पेल में जो है वो 100 प्लस मिलीमीटर बारिश भी हो जाती है। इसको क्लाउड बर्स्ट नहीं कहते हैं। क्लाउड बर्स्ट एक टिपिकल साइंसी टर्म है जो कि पहाड़ों में होती है, जो हाई राइज माउंटेन है उनकी वादियों में होती है। ये मैदानी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट नहीं होता, ये टॉरेंशियल रेनफॉल्स होती हैं और मॉनसून में ऐसे ही होता है। बिल्कुल ठीक। और सिंध भर में और कराची में आप ये कह रहे हैं कि 2 दिन तक मजीद ये रहेगा स्पेल, हैवी स्पेल? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये सिलसिला 2 दिन तक मजीद रह सकता है। और आगे मजमूई तौर पर अगर हम मुल्क की बात करें, कहाँ कहाँ पर बारिशें हैं, कौन कौन से एरियाज जो हैं वो वहाँ पर आप हैवी रेनफॉल देख रहे हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मुल्क के बालाई इलाकों में तो कल तक काफ़ी हैवी रेनफॉल के स्पेल्स रहे हैं, ताहम अब ये आने वाले जो 2 से 3 रोज़ हैं इसमें ये सिलसिला मुल्क के जनूबी इलाकों में रहेगा। उसके बाद 1 से 2 दिन का गैप होगा, फिर 26 या 27 तारीख से एक नया सिलसिला आने की उम्मीद है। उसका भी ज़्यादा जो असर होगा वो पाकिस्तान के सदर्न हाफ की तरफ ही होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिचुएशन कैसी रहेगी? जी, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश होगी, लेकिन अब उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी कि अब तक हमने देखी है। राइट, थैंक यू सो मच अंजुम नज़ीर साहब, बड़े क्विकली आपने जो हमारे सवालात हैं उनको आंसर किया। आगे बढ़ते हैं। बारिशों और मौसमियाती तब्दीलियों की बात हो रही है तो माहिरीन के मुताबिक इस वक्त भी बारिशों के 3 सिलसिले पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे तरबेला डैम समेत पानी के ज़खायर में ख़तरनाक हद तक इजाफे का खदशा है। अब तक सैलाबी पानी ज़खीरा करने का कोई मौसर मनसूबा सामने नहीं आया। सारा साल हम पानी की किल्लत की बात करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान में पानी की किल्लत नहीं बल्कि मनसूबा बंदी का फुकदान समझ में आता है। सैलाबी पानी से ये बहरान कैसे दूर किया जा सकता है और क्या इकदाम किए जा सकते हैं, इस वक्त हमारे दरियाओं और डैम्स की क्या सूरत हाल है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एहतशामुल हक साहब, सीनियर एनालिस्ट, उनके सर हसन अब्बास साहब, वाटर एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, उनको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, ये इस वक्त सबसे पहले तो मैं मौजूदा सूरत हाल जानना चाहूँगी हमारे डैम्स की और हमारे दरियाओं की, कि इस वक्त चूँकि हम देख रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट भी हो रहा है, बहुत हम फ्लड्स भी देख रहे हैं, पानी बहुत बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि किस तरह से आ रहा है। अब डैम्स और दरिया क्या कुछ ख़तरात तो नहीं है और किस हद तक पानी उनमें भर चुका है? ये जो डैम की आप बात कर रहे हैं ना, डैम जो है वो पुराने जो डेवलपमेंट मॉडल्स थे जो कि क्लाइमेट कंपैटिबल नहीं थे, ये उस ज़माने की टेक्नोलॉजी थी जिसमें लोग ज़्यादा नहीं सोचते थे, ना एनवायरनमेंट के बारे में सोचते थे, ना इस तरह के क्लाइमेट चेंज से मुतालिक जो है वो कोई अवेयरनेस थी। तो उस वक्त लोग बड़े बड़े डैम बना के तो सो कॉल्ड दरियाओं को काबू करते थे, कंट्रोलिंग द रिवर्स। तो ये आइडिया अब पूरी दुनिया में साबित हो चुका है कि ये आइडिया दुरुस्त नहीं था, इसके नुकसानात ज़्यादा और फ़ायदे बहुत कम हैं। और जो हमने डैम बनाए हैं छोटे या बड़े, उनकी वजह से होता क्या है कि जो छोटे छोटे फ्लड्स होते हैं जो ज़्यादातर आते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी स्मॉल इवेंट्स, वो ख़त्म हो जाते हैं। और जब वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि डैम छोटे फ्लड्स को रोक लेता है, तो लोग देखते हैं कि दरिया छोटा हो गया और फिर वो दरिया के बीच में आके अपने घर बना लेते हैं, मकान दुकान बना लेते हैं, म्यूनसिपैलिटी वाले उधर सड़कें बना देते हैं।
लेकिन जैसे ही ऐसा इवेंट आता है, जो कि कभी कभार आता है लेकिन होता बहुत बड़ा है और डैम की कैपेसिटी को एक्सीड करता है, तो उसके बाद जो तबाही मचती है वो अनप्रेसिडेंटेड होती है। अभी जो आपके नए डेवलपमेंट मॉडल्स जो दुनिया बना रही है और जिस तरह के हमें बनाने चाहिए, उसमें हमने दरियाओं के रास्तों को खोलना है, दरिया के बीच में से रुकावटों को ख़त्म करना है। दरिया में बनाने वाली सबसे बड़ी रुकावट जो है वो लोगों के मकान दुकान नहीं होते, बल्कि वो डैम होते हैं, उनको हमने खोलना है। और हमने दरियाओं को फ्लोइंग रिवर के मॉडल के ऊपर लेके आना है, जिसमें जब दरिया फैलता है तो वो आपने दरिया का इलाका खाली किया है, वो जितना चाहे फैले, और उसके बाद में वो जब सैलाबी सूरत हाल ख़त्म होती है तो वो सुकड़ जाए, और उस जगह पे जितनी देर तक जितनी जगह में फ्लड फैलता है उसको फ्लड प्लेन कहते हैं। तो हमने फ्लड प्लेन्स की मैनेजमेंट करनी है। उसके दो फायदे हैं। एक तो ये कि जब सैलाब आएगा तो उसके पास गुजरने का रास्ता होगा और उसके रास्ते में इंसान नहीं बैठे होंगे, प्रॉपर्टीज नहीं होंगी जिनका नुकसान हो, और वो बगैर किसी को नुकसान पहुंचाने के अपने रास्ते से गुजर जाएगा। नंबर दो, जब दरिया फैलेगा तो आपके जेरे जमीन पानी को रिचार्ज करेगा। और हम बहुत खुशकिस्मत हैं इस मामले में कि जो कुदरत ने पाकिस्तान के इंडस रिवर्स को, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, ये जितने भी हैं, इनके नीचे जो एक्विफर्स बनाए हैं, जो ज़ेर ज़मीन पानी के ज़ख़ीरे बनाए हैं, दुनिया के बहुत कम रिवर सिस्टम्स हैं जिनके नीचे इतने इतने बड़ी कैपेसिटी है पानी स्टोर करने की। एक बहुत मोहतात अंदाजे के मुताबिक हमारे पास जो दरियाओं के नीचे पानी ज़ख़ीरा करने की कैपेसिटी है वो 500 मिलियन एकड़ फुट से भी ज़्यादा है। एक बहुत बड़ा डैम 5-6 मिलियन एकड़ फुट का होता है, तो यानी उससे 100 गुना बड़ी कैपेसिटी इस वक्त हमारे पास दरियाओं के नीचे मौजूद है। तो अगर हमारे दरिया चलें, इनके बीच में से डैम रिमूव हों, फ्लड के फैलने की जगह को खाली किया जाए और मैनेज किया जाए, उसमें वेजिटेशन, ट्रीज, वेटलैंड्स, वाइल्ड लाइफ, इसको री इंट्रोड्यूस किया जाए, तो यही सैलाब जो इस वक्त आपके लिए जहमत बन रहे हैं, ये आपके लिए रहमत बने। यानी इस बारिश पानी से काफी फायदा उठाया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, आप रुकावटें क्या देख रहे हैं इस जानिब? क्यों हमें इकदाम करते हुए नहीं दिखाई दे रही गवर्नमेंट? क्या हमारे पास वसाइल की कमी है? नहीं जी, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं चाहिए हमें। ये तो हम अपने बगैर कोई कर्जा लेने के ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने कंक्रीट नहीं पोर करनी, बल्कि मॉडर्न सिस्टम जो कि बहुत कम पैसे में बन जाते हैं वो हमने इंट्रोड्यूस करने हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ये है कि लोगों को पता नहीं है कि ये हमारे पास एक इतना अच्छा जो है ना वो सिस्टम लगाने की जो है वो कुदरत ने हमें पोटेंशियल दिया हुआ है, और उसके पीछे कुछ जो है वो ऐसी लॉबीज़ हैं जो कि कंक्रीट पोर करती हैं तो उसमें वो पैसा बनाती हैं, और उनको बड़े बड़े अरबों डॉलर के ठेके मिलते हैं। तो वो लोग नहीं चाहते कि ये नए सिस्टम आए जिसके बीच में दरियाओं को खोला जाए, उनको चलने दिया जाए, माहौल दोस्त चीज़ें बनाई जाएं, क्योंकि उनको इससे कुछ नहीं लगे कि माहौल दोस्त बनता है कि नहीं बनता। हम चाहते हैं कि ये डेवलपमेंट मॉडल्स डिसीजन मेकर्स तक उनको ये चीज़ें समझ आएँ। आई एम श्योर कि ये डिसीजन मेकर्स तक अगर ये बात पहुंचती है तो यकीनन वो इसको जो है वो एक दफ़ा जांचने की कोशिश करेंगे, वो इसको कंसिडर करेंगे कि इस मॉडल के ऊपर काम हो। लेकिन मसला ये है कि जो लॉबीज़ हैं, जो इस तरह की कंक्रीट की लॉबी है, सरिये की लॉबी है, वो इतनी स्ट्रांग है कि वो इस किस्म का कोई मशवरा, कोई प्लान, कोई प्रपोजल डिसीजन मेकर तक पहुंचने ही नहीं देते और उनसे जाके गलत डिसीजन करवा लेते हैं। अगर आपको याद हो तो एक बहुत बड़ी मुहिम चली थी सोशल मीडिया के ऊपर कि 2025 में पानी खत्म हो जाएगा पाकिस्तान से, ऐसा ही है। और यहां तक हुआ था कि उस वक्त के वजीर आजम ने 2018 में अपने कौम से खिताब में कह दिया था कि 2025 में मुल्क में पानी खत्म हो जाएगा, लिहाजा कंक्रीट पोर करो, डैम बनाओ। ये वो डैम लॉबीज होती हैं जो इस किस्म की गलत रिपोर्ट लिखवाती हैं, फिर गलत इन्वेस्टमेंट करा देती हैं। आप खुद सोचें कि जितना पैसा इस वक्त हम उन 2 बड़े डैम्स के ऊपर खर्च कर चुके हैं 2018 से लेके अभी तक, अगर वही पैसा आपके क्लाइमेट रेजिलिएंट मॉडल्स के ऊपर खर्च हुआ होता, दरियाओं के रास्तों को हमने ठीक किया होता, 2010 के फ्लड हमारे सामने थे, अगर उसके हिसाब से हमने वो प्लानिंग की होती और ये पैसा इन्वेस्ट किया होता, तो आज हम इतनी ज्यादा ट्रेजेडीज ना देख रहे होते, इतनी ज्यादा अमवात देख रहे होते। चले, मैं एहतशाम साहब का भी देख लेती हूँ। एहतशाम साहब,
अभी डॉक्टर साहब ने जो गुफ्तगू की है, ऑब्वियसली जो हमारे डिसीजन मेकर्स बैठे हैं, क्या उसमें एक्सपर्ट्स नहीं बैठे होंगे जो ये सारे चीज़ों से आगाह होंगे, वो नहीं बताते होंगे? तो इसका मतलब है हमारी प्रायोरिटीज़ ही नहीं है कि हम इस जानिब जाएं जो एक दुरुस्त ट्रैक है, और हम जो जहाँ जहाँ जिसको फ़ायदा हो सकता है वहाँ उस जानिब जाते हैं, वो रास्ता चुनते हैं। आपको भी यही समझ में आ रही है? देखिए, हम ना, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह जितनी तेज़ी के साथ दुनिया तरक्की कर रही है, नई नई ईजादात आ रही हैं, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ डैमों की जिसको कहती है अहमियत अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन आज भी जब हम बात करते हैं तो 3000 से ज़्यादा डैम जो है ना इस वक्त चाइना में है। 3 गॉर्जस डैम उनका बड़ा मशहूर है। 3000 डैम बने हुए हैं और भी बनने हैं। हिंदुस्तान में 300 डैम बनाए हैं। हमने टोटल 3 डैम हमारे पास है। मंगला है, उसके बाद तरबेला, नीलम झेलम है जो 900 साढ़े 900 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। देखिए, असल मसला ये नहीं है। असल मसला ये है कि जहाँ पे हमें अपना पानी स्टोर करने की ज़रूरत है, वहाँ पे साथ साथ हमें एग्रीकल्चर के लिए पानी की ज़रूरत है हमें। तो ये सारी चीज़ें दोनों साइड बाई साइड चलेंगी। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है। पानी का प्रिजर्व करना अपनी जगह बात है। लेकिन देखिए ना, अभी जो बात होती है बलूचिस्तान से जो फ्लडिंग होती है, वहाँ पे आज भी हम देखते हैं कि बुख्ती साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि 200 से ज़्यादा हमारे जो अपना क्या कहते हैं इलीगल मस्जिदें और घर जो है ना लोगों ने नालों के ऊपर बनाई है। नतीजतन पानी वहाँ से बह के जाता ही नहीं है, पानी को रोक दिया जाता है, नतीजतन फ्लडिंग होती है। तो देखें, फ्लडिंग को रोकने के लिए तो मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब मुझसे ज़्यादा जानते हैं, एक्सपर्ट हैं, उसके तरीक़ाकार भी हो रहे हैं। लेकिन ये डैम जो है ना, कम से कम हमारे पास तो इतने डैम तो होते हैं कि हम कम से कम सारी दुनिया, छोटे छोटे मुल्क जो है ना, एवरेज जो पानी जो है हाइड्रो से जो है ना वो 8 से 10,000 20-15,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। हम देखें कितनी बिजली पैदा कर रहे हैं। एक तो बिजली पैदा नहीं होती, ऊपर से आरपीपीएस के जरिए हमें जिस तरह लूटा गया, तबाही फेरी गई है। नतीजतन ये है कि नवाज शरीफ साहब के ज़माने में 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की गई थी। उसके बाद पता चला कि जी बिजली तो अब पैदा हो गई है, अब मज़ीद ज़रूरत नहीं है। लेकिन पता चला कि वो जो उसको लाइनें जिन पे बिजली को रखना है, प्रिजर्व करना है, वो डिके कर गई। उसके लिए कहा जा रहा है 2.5 से 3 बिलियन डॉलर की जरूरत है। पॉलिसी प्लानिंग का तो डेफिनेटली फुकदान है हम ना, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये दोनों साइड बाय साइड चीजें चलेंगी। डैम अपनी जगह पे हैं और नई तहकीकात के मुताबिक पानी के फ्लो को ना रोकना, उसका इस्तेमाल करना, ज़ेरे ज़मीन पानी का इकट्ठा करना, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस हैं। असल में तो बात हमारे लिए तो शॉर्ट टर्म में हमने क्या करना है। शॉर्ट टर्म में हमें 6 महीने में, साल में जो कुछ करना चाहिए था, उसमें हमारी सूबों का कसूर, हमारी मरकजी हुकूमतों का कसूर, एनडीएमए का कसूर, ये सब इनकी कोताहियों की वजह से हमें सब कुछ देखना पड़ रहा है। अब तो सवाल तो ये है कि इतने खौफनाक, सबको पता था कि इतनी रिकॉर्ड बारिशें होंगी, फ्लडिंग होगी, फिर ये आपके क्लाउड बर्स्ट होंगे। इसको रोकने के लिए 25 से 30% भी काम नहीं किया गया। अगर ये कर लिया जाता दयानतदारी के साथ, और इलीगल जो कंस्ट्रक्शन हुई है, लोगों ने ज़मीनें अपने मस्जिदें बनाई हैं और घर अपने बनाए हुए नालों के ऊपर, ये पंजाब में भी काम शुरू हो गया है, सिंध में भी शुरू हो गया। ये इसको रोकने की जरूरत है। ज़ेरे ज़मीन पानी जो है ना वो तो ख़त्म ही हो गया। मुझे याद है एक जमाने में 100 उसको गज के नीचे आ जाता था, अब तो 300 मीटर भी चले जाए, 400 मीटर नीचे चले जाए तो पानी नहीं आ रहा होता। तो वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जी, पानी कैसे इकट्ठा होगा, नीचे पानी जमा होगा। असल बात यह है कि आपके पास डैम बड़े जरूरी हैं, और उसके साथ हमारे पास तो डैम है ही नहीं है। पानी हमारे पास होना बड़ा जरूरी है एग्रीकल्चर के लिए। इसके लिए हाँ ये होता है कि जब आप देखते हैं बहुत ज्यादा फ्लडिंग है तो स्पिलवेज खोल दिए जाते हैं। अभी खानपुर डैम जो हमारे पिंडी के पास है उसके स्पिलवेज हो गए नहीं है, लेकिन आप देख लें कि खानपुर डैम पूरे इस्लामाबाद और बाकी जगहों में पानी सप्लाई कर रहा होता है। अगर ये डैम ना हो तो हमारे यहाँ तो बारिशें नहीं होती। बिल्कुल ठीक। मैं डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड कर लें, फिर हम ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। जी, एहतिशाम साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। आई रिस्पेक्ट हिज व्यूज़ जो उन्होंने दिए हैं, लेकिन आई एम हिज व्यूज़ आर नॉट दैट ऑफ एन एक्सपर्ट। वो खुद भी कह रहे हैं कि वो एक्सपर्ट नहीं है। पहली बात तो ये कि वो समझ रहे हैं कि ये हमें पानी जो है ना ज़मीन में भरना पड़ेगा और फिर उसमें बड़ा टाइम लग जाएगा। ऐसा मसला नहीं है। ये 500 मिलियन एकड़ फीट का स्टोरेज इस वक्त आपके दरियाओं के नीचे है। मैं रिवराइन एक्वेफर की बात कर रहा हूं, जो मेरे ख्याल में आम लोगों को समझ नहीं आता। ये वो एक्वेफर नहीं है जो आपके शहरों के नीचे है या आपके खेतों के नीचे है। ये वो एक्वेफर है जो चलते हुए दरिया के नीचे है जी। और इसमें 500 मिलियन एकड़ फुट पानी इस वक्त भी भरा हुआ है। आप शॉर्ट टर्म मेजर्स की बात करते हैं, दो महीने से 1 साल तक के मेजर्स की बात करते हैं, तो आपका कोई भी इलाका, कोई भी आपका बड़ा शहर इस एक्वेफर से 30-40 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है।
और 30-40 किलोमीटर की पाइपलाइन एक्वेफर से लाके उस इलाके को कनेक्ट करना, उससे फिर चाहे आप इरिगेशन करें, चाहे आप उससे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज़ करें, ये प्रोजेक्ट आपका विद इन 3 to 4 मंथ्स हो जाता है। और इसके ऊपर डैम बनाने जैसे ना आपको कर्जे लेने पड़ते हैं, ना और आपको इस तरह की जो है ना वो कबाहतें करनी पड़ती हैं। और दुनिया जो है डिसमेंटल कर रही है। मॉडर्न वर्ल्ड की मैं बात करता हूँ, मैं इंडिया चाइना जैसी पुरानी दुनिया की बात नहीं करता। अमेरिका इस वक्त अपने डैम्स डिसमेंटल कर रहा है। पिछले 2000 से लेके अभी तक जो है वो तकरीबन कोई 2500 के करीब डैम अमेरिका में हैं। और इसी तरह से यूरोप में भी डैम डिसमेंटल हो रहे हैं। 82-83 में डॉक्टर साहब आपने देखे वापडा ने एक बहुत अच्छा काम किया था, 432 साइट्स आइडेंटिफाई की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 50 से 100 मेगावाट जो है ना वो बिजली बन सकती है, पानी भी जो है ना आपाशी के लिए हो सकता है। आपने देखा वो सियासत की नजर हुआ प्रोजेक्ट, वो अगर कर लेने देते तो मेरा ख्याल है हमें बड़े डैमों की देखिए जी बहुत अच्छा हुआ वो प्रोजेक्ट नहीं हुआ, वरना वहां पे भी इस वक्त तबाही मची होती। क्योंकि ये जिधर भी आपने ये अपने नालों के बीच में इंक्रोचमेंट किया, डैम बनने के बाद तो और ज्यादा इंक्रोचमेंट होती है। तो इसलिए खुदा का शुक्र है वो नहीं हुआ। और जो बिजली की जहां तक ताल्लुक है, इस वक्त सोलर की बिजली हाइड्रो की बिजली से 100 गुना सस्ती है, और एक्वेफर की स्टोरेज डैम की स्टोरेज से कोई 1000 गुना सस्ती है। तो आप इतने महंगे प्रोजेक्ट करके यानी डैम बनाते हैं, आप $10 बिलियन लगाते हैं, 10 साल लगाते हैं, और आपको कितना पानी मिलता है? 5 MAF। इधर बनी बनाई स्टोरेज है, 3 महीने में आप इस 500 मिलियन एकड़ फुट की स्टोरेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पर्सपेक्टिव को सीधा करें, यही प्रॉब्लम है। और ये वो मिस इंफॉर्मेशन है जो आपको फैलाई गई है। 2025 में पानी खत्म हो जाएगा, यहां से बात शुरू होती है। इससे पहले एक रिपोर्ट आई थी 1990 के 89 में, उसमें कहा गया था कि अगर पाकिस्तान ने कालाबाग डैम ना बनाया तो 2010 तक आधा पंजाब और पूरा सिंध डेजर्ट बन जाएगा। अब 2010 भी गुजर गया, ठीक है। अब बात की जा रही है कि जी 2050 में पानी खत्म हो जाएगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे। ये एक खौफ फैलाया जाता है और मिस इन्फॉर्मेशन की कैंपेन की जाती है, बच्चे के जहन में ये चीजें चली जाती हैं। और उसके बाद में जब कोई काम की बात करते हैं तो लोग उसको कहते हैं ये पता नहीं किधर से उठ के आ गया। तो बेसिकली हमारा नॉलेज ही नहीं है, हमने अपने सिस्टम को नहीं आज तक समझा। कभी कोलोराडो रिवर का मॉडल हम लगाते हैं इंडस रिवर के ऊपर, तो कभी मिसिसिपी का मॉडल लगाते हैं। इंडस है, इंडस जैसा दुनिया में कोई दरिया नहीं है। हमें इंडस के ऊपर अपना इंडिजिनस इंडस का मॉडल लगाना है, और हम लगा सकते हैं। ऐसी भी कोई बात नहीं कि नहीं लगा सकते, हम लगा सकते हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। डॉक्टर हसन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, एहतशाम साहब साथ ही रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद हम बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आज 19 अगस्त है। दुनिया आज इंसानी हमदर्दी का आलमी दिन मना रही है। दरअसल नेकी, मदद, ताउन और दूसरे से हमदर्दी ही इंसानियत के वो बुनियादी सतून हैं जिन पर दुनिया कायम है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि दूसरों की मदद का बर वक्त फैसला और कुर्बानी का जज्बा ही असल इंसानियत है। ऐसा ही कारनामा अंजाम दिया है स्वात के एक मकामी स्कूल के प्रिंसिपल सईद अहमद खान ने, जिन्होंने मुसलसल बारिश के बाद बढ़ते पानी को देखकर फौरी फैसला किया और 936 तलबा को फौरी तौर पर स्कूल से बाहर निकाला, जिसके थोड़ी ही देर बाद सैलाब ने स्कूल की इमारत को लपेट में ले लिया। मगर सईद खान की वजह से बच्चे और असातिज़ा महफूज रहे। ऐसे ही लोग हैं हमारे असल हीरो और यही अवार्ड के मुस्तहिक। इसी हवाले से बात करने के लिए सईद अहमद खान साहब ने ही हमें ज्वाइन किया है। उनसे उनके जज्बात और ख्यालात जानते हैं, और साथ ही साथ सबसे पहले सईद साहब आपको वेलकम करते हैं। मुबारकबाद के आप हकदार हैं, हमारी जानिब से मुबारकबाद आपको, और बोल की टीम की जानिब से आपको हम सलाम पेश करते हैं, क्योंकि आपने बड़े ही माइंडफुली सिचुएशन को हैंडल किया। अब ज़रा ये बताइएगा कि बेसिकली उस वक्त हुआ क्या था। वैसे तो बहुत ही डिस्टर्बिंग मनाजिर हमें देखने को मिले, लेकिन उसमें एक ये खबर आ रहा कि 936 तलबा और असातिज़ा, इतना बड़ा स्टाफ, उनको बचा लेना बर वक्त फैसला लेने से, बेसिकली उस वक्त हुआ क्या था? असल बात है कि सैलाब सुबह से शुरू हुआ था और तदरीज बढ़ रहा था। हम स्कूल में मौजूद थे, बच्चे भी मौजूद थे, 15 स्टाफ हमारे साथ था, तकरीबन 900 बच्चे मौजूद थे स्कूल में। जब पानी के लेवल बतदरीज बढ़ रहा था तो हम ऐसे देख रहे थे, हमने अंदाज़ा लगाया कि ये ख़तरनाक है, इसलिए हमने असातिज़ा को हुक्म दिया कि आप फ़ौरन स्कूल के बच्चों को बहिफाजत सलीक़े से घर पहुंचा दें। असातिज़ा ने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, और इसके बाद तकरीबन 10-12 मिनट सैलाबी रेल आया और स्कूल के
दीवारों को मुनहदिम कर दिया। अच्छा, किस हद तक इस स्कूल को नुकसान पहुंचा? और आप ये बता रहे हैं कि तकरीबन 10 से 12 मिनट लेट पीछे था ये रैला जो आ रहा था, और आपको इंफॉर्मेशन मिली और आपने फौरी तौर पे ये फैसला लिया। तो हमने तकरीबन ज़्यादा सैलाब आने से पहले बच्चों को स्कूल से निकाल दिया था, और इसके बाद 10 मिनट बाद या 10 या 12 मिनट बाद तेज सैलाब रैला आया। और स्कूल की बाउंड्री वालों को, लेटरिनों को, रिकॉर्ड को, बाद रिकॉर्ड को मैंने बचा लिया था, लेकिन बाद रिकॉर्ड को दरिया बुर्द हो गई। तो सर, ये इस सैलाब के हवाले से क्या कुछ पेशगी इतला थी वहाँ पर? मेट डिपार्टमेंट की जानिब से कुछ खबरें थी आप लोगों के पास कि ये इस तरह की सिचुएशन या इतनी हैवी रेनफॉल हो सकती है? अलर्ट जारी कर दिया था, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अलर्ट जारी कर दिया था। और ये कितनी देर पहले जारी किया गया था? क्योंकि अगर तो ये एक दिन पहले की कोई ऐसी इतला थी तो स्कूल खुलते ही ना तो बेहतर ही थी। उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया था, 24 घंटे पहले अलर्ट जारी था। तो ये स्कूल बंद क्यों नहीं हुए? क्योंकि वहाँ पे हम देख रहे हैं तालीमी निज़ाम को ख़ास तौर पे बड़ा वहाँ पे स्कूल्स जो हैं वो इस तबाही की नज़र हो चुके हैं, सैलाब की नज़र हो चुके हैं। बात तो है कि बहरहाल स्कूल को रूटीन के मुताबिक खोलना चाहिए था। तब ये पैसा तो हमने करना ही था कि सैलाब ज़्यादा आता है नहीं आते, हम इसको देख रहे थे। इसके बाद हमने फैसला कर दिया स्कूल बच्चों को रोक सकते किया। बिल्कुल ठीक। अभी उस स्कूल की क्या सूरत हाल है, और ओवरऑल वहाँ उस इलाके में जहाँ पर आप रह रहे हैं ये सारा सैलाबी रैला भी गुजरा, ज़रा बताइएगा कि वहाँ की क्या सिचुएशन है? वहाँ पे किस हद तक हम देख रहे हैं कि डैमेज हुआ है? बहुत सारे मकानात मुनादिम हो गए सैलाब के रेले में। ये जो हमारे स्कूल के बिलमुकाबिल नदी किनारे सारा बिल्डिंग बैठ गया है। इसके साथ 3-4 मकानात भी मुनादिम हो गए। मंगलौर गांव में नदी के किनारे भी तकरीबन 5-6 मकानात मुनादिम हो गए हैं। और बहाली के हवाले से जो काम किया जा रहा है वो आप समझते हैं कि बहाली के हमने तबलीगी हज़रात आए हैं, तकरीबन सारे दिनों से उन्होंने सफाई का इंतज़ाम किया, और तकरीबन 2-3 कमरे बाकी रह गए हैं सफाई के। इंशाअल्लाह कल सफा हो जाएंगे। तमाम बाउंड्री वाल, लेटरिन या पानी की फराहमी, उनमें इंशाअल्लाह ताला एक हफ्ते के अंदर इंशाअल्लाह तदरीस अमल स्कूल में शुरू हो जाएगा। तमाम बाउंड्री वाल है, जब गवर्नमेंट फंड फराहम करे तो हम इन बाउंड्री वालों को तामीर करेंगे। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच सईद अहमद खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस में यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय यूनियन रहनुमाओं से मुलाकात की है। इस मौके पर ट्रंप ने यूक्रेन को 20% छोटा नक्शा दिखाते हुए मुमकिना अमन मुआहदे के खदोखाल पर बात की और कहा कि 6 जंगें ख़त्म कराई हैं, ये कोई आसान काम नहीं था। ट्रंप ने जंग बंदी की शर्त के बगैर बराह रास्त अमन मुआहदे पर जोर दिए, जिससे यूरोपीय रहनुमाओं ने मोहतात रद्द-ए-अमल उन्होंने इस पे ज़ाहिर किया, जबकि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने मुलाकात को अहम करार दिया। दूसरी जानिब रूसी सदर पुतिन और ट्रंप के दरमियान फ़ोन पर 40 मिनट तवील गुफ्तगू भी हुई है। मॉस्को पहले ही यूक्रेन में नेटो की तैनाती को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुका है। ऐसे में क्या ट्रंप रशिया और यूक्रेन को अमन मुआहदे की मेज़ पर लाने में कामयाब हो जाएंगे? और क्या जंग है 2022 से जारी, ये वाकई इसमें भी अब हमें सीज़ फायर के हवाले से कोई ब्रेक थ्रू नज़र आएगा? एहतशाम साहब, आपका तज्जिया किन शराइत पर हम देख सकते हैं कि ये जंग रुकवाने में भी ट्रंप साहब कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि अब ये कल जब मुलाकात हुई है तो ट्रंप साहब ने सहाफ़ियों से बात करते हुए ये भी बताया कि रशिया, यूक्रेन और यूएस के दरमियान एक सैफ फरीकी मुलाकात होने जा रही है और उसमें वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ब्रेक थ्रू हो जाएगा। हमने मेरा ख्याल है किसी हद तक तो ब्रेक थ्रू हो गया, ये बात माननी पड़ेगी। जिस तरीके से आपने इतनी फ्लरी ऑफ डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ देखी हैं, 5-6 यूरोपियन ममालिक के सरबराह पहुँचे हैं यूक्रेन के सदर हमरा, और वहाँ जाके पहले उन्होंने यूक्रेन की एम्बेसी में आपस में गुफ्तगू की, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप से जो बातें की हैं, और फिर आपने देखा कि वापस आने के बाद कल के फिर जिस तरह आपस में बातचीत हो रही है, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने आपने देखा एक मीटिंग की है बाकी लोगों के साथ अपने जूम के थ्रू और बाकी उसके थ्रू वर्चुअल मीटिंग की है। उससे लगता है कि मामलात आगे बढ़ गए हैं। लेकिन अब 2 चीज़ों पे अब एक बात तो माननी पड़ेगी। ज़ेलेंस्की तो कहता था मैंने किसी सूरत में प्रेसिडेंट पुतिन से नहीं मिलना,
अब वो मानने के लिए तैयार हो गए। एक दूसरा ब्रेक थ्रू ये है कि वो कहते हैं 20 से 25% हिस्सा यूक्रेन अपना छोड़ने के लिए तैयार हो गया। फॉर्मली इसमें बाद में बात होगी। दूसरा ये है कि वो जो बहुत उनका था कि 2014 में क्रीमिया का जो इलाका उसने कब्जा किया था, वो उनका क्लेम अपना छोड़ने जा रहे हैं यूक्रेन। इसका मतलब ये है कि कुछ थोड़ा स्वैप होगा, कुछ चीज़ें जो है ना, थोड़ा सा इलाका जो है ना रशिया उनको दे देगा, बाकी ज़्यादा इलाका इनको मिल जाएगा। अब असल बात है कि जो मेरा ख्याल है जो रूस के लिए थोड़ी सी एक परेशानी हो सकती है, उसके लिए मसला हो सकता है, थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। पहली तो बात है कि डे 1 से प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो कहते हैं मैं ज़ेलेंस्की को सदर नहीं मानता, लिहाजा अब क्या वो पोजीशन लेंगे उनको मिलना पड़ेगा। अब ज़ाहिर चीज़ें तय हो रही हैं, कहा जा रहा है स्विट्जरलैंड में मीटिंग होगी और उसको प्रेसिडेंट ट्रंप भी ज्वाइन करेंगे ज़ेलेंस्की और पुतिन की मीटिंग में। अब देखना चाहिए कि वहाँ पे उनका स्टैंड क्या होगा रशिया का। लेकिन जहाँ से रशिया, जिस तरह चाइनीज़ आपने देखा फॉर्मर मिनिस्टरों के जरिए बातचीत करते हैं, मैं अगले दिन सुन रहा था जो उनके एक डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर रशिया की बात कर रहे थे, ज़ाहिर है वो रूस की बात ही कर रहे होते हैं। उनकी बात का मतलब है कि वो रशिया की बात कर रहे हैं, रशियन फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे थे कि जी हमारे ख्याल में ज़ेलेंस्की ने बहुत कुछ छोड़ दिया है, तो अब नतीजतन ये जो अब बात हो रही है कि जी सीज फायर से ज़्यादा आगे पीस एग्रीमेंट की तरफ जाना चाहिए, वो उस तरफ मामला जाएगा। एक बात अब जो रशिया के लिए थोड़ी सी अनएक्सेप्टेबल हो सकती है, उस पर देखना यही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपना कितना जोर लगाते हैं। वो ये है कि अब ये कहा जा रहा है कि अगर आपने वाकई सिक्योरिटी गारंटीज देनी है, उसका तरीकाकार क्या होगा, वो उसको किस तरीके से आगे लेके जाना है, क्या बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे कि बाकी यूरोपियन ममालिक की और यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस वहाँ जाएंगी, इसकी वो इजाज़त देगा पुतिन, ये थोड़ा सा एक मसला है। अब ये है कि अगर इनकी तीनों की मीटिंग हो जाती है तो मेरा ख्याल इनिशियली 50-60% तो एग्रीमेंट, इसका मतलब हो गया कि ट्रम्प जाके बैठेंगे बीच में, दोनों में बैठेंगे और थोड़ा थोड़ा अपना नुक्तन से पीछे हटेंगे। और ये जो ये एक तो क्रीमिया के हवाले से आपने बात की, दूसरी कंडीशन ये भी तो है कि नेटो में जो शामिल होने के हवाले से जो कंडीशन है, इससे पीछे हटने का ट्रम्प साहब ने कहा। इससे यूक्रेनियन जो प्रेसिडेंट हैं, आप समझते हैं कि वो हट जाएंगे और कुछ मामला जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी की जानिब जाएंगे उनकी जानिब से? देखें, कल जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी उससे तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लगा था, 1-2 सवालों के जवाब भी दिए ज़ेलेंस्की ने, वहाँ से तो अभी लग रहा है कि वो थोड़ा सा इससे पीछे हटेंगे। अब सवाल तो यही है ना कि जो सिक्योरिटी गारंटीज वो मांग रहे हैं, अगर वो उनको मिल जाती हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए कुछ इतना बड़ा इशू रह जाएगा कि जिसके ऊपर वो एग्रीमेंट ना करने के लिए तैयार हों। अब असल सवाल ये है कि इसके बाद क्या होना है। इसके बाद तो यही है कि अब ये वाकई आग में, अगर जिसको कहते हैं इसको पीस लाने वाली बात करनी है, प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो ख्वाब है कि मैं इसको जंग बंद कराऊंगा, वो कल भी उन्होंने कहा कि मैंने 6 जंगें बंद कराई और 7वीं बंद कराने में कामयाब हो जाऊंगा। तो मेरा ख्याल है ज़ेलेंस्की के लिए इतना मुश्किल नहीं है। ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा मसला ये है कि अब वो नए सवाल उनसे पूछा जा रहा है कि भाई तुमने तो इलेक्शन ही नहीं करवाए, तुम्हारा तो वक्त आगे गुजर गया। वो कहते हैं मैं इलेक्शन कराऊंगा, पीस तो हो जाए। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ अरसे के बाद अब ये जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलनी है ना, उसमें यह है कि रशिया और प्रेसिडेंट ट्रम्प, प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान जो बातें तय हुई हैं, वो अंदर से जो बातें आती हुई हैं कि कुछ अरसे बाद ज़ेलेंस्की को हटाया जाएगा सीन से। ये देखें, कहीं ना कहीं मॉस्को की जीत होगी, ये सीज फायर भी होती है। राइट, थैंक यू सो मच एहतशाम साहब। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि पुराने कपड़ों की दरामद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। सिर्फ एक साल में 11,37,000 टन कपड़े दरामद हुए, जिनकी मालियत $511 मिलियन बनती है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक गुज़श्ता साल 9,90,000 टन कपड़े दरामद हुए। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 45% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुकी है। यही वजह है कि लंडा बाजार कम आमदन वालों के लिए सहारा बन गया है, लेकिन कारोबार से वाबस्ता ताजिर टैक्सेस और ड्यूटी में कमी का मुतालबा कर रहे हैं ताकि गरीब तबके पर बोझ कम हो सके और उनको रिलीफ मिल सके। इसी पर बात करने के लिए हमने आज इनवाइट उस्मान फारूकी साहब को, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान सेकंड हैंड क्लोथिंग मर्चेंट्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब फॉर ज्वाइनिंग द शो। कितना फ़र्क देखा है आपने ओवर द इयर्स इस लोगों की डिपेंडेंस इस मार्केट पर बढ़ती हुई, और इसमें एक हमें कहना चाहिए कि ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई इन्फ्लेशन है उसका बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन उसके अलावा कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इस मार्केट की जानिब अब लोगों का रुझान बढ़ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी इंपोर्ट जो सेकेंड हैंड क्लोथिंग की आ रही है, वो 70% जो है ना वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए आ रही है, और 30% जो है हम कमर्शियल इंपोर्टर के लिए इंपोर्ट करते हैं, जिसका ताल्लुक बराह रास्त लोकल मार्केट से है। अब इसका वॉल्यूम इस वजह से बढ़ गया है कि ईपीजेड को और हमें कमर्शियल इंपोर्टर को एक साथ मिला दिया गया है।
तो इस वक्त हमारी, और फिर गवर्नमेंट ने अभी मौजूदा गवर्नमेंट ने जो है ना इनकम टैक्स का नया ऑर्डिनेंस निकाला है 236G और 236H, जिसकी वजह से हमें इनकम टैक्स का और इजाफी बोझ पड़ गया। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये RD जो रेगुलेटरी ड्यूटी है ये लग्जरियस आइटम पर लगाई जाती है। हमारे आइटम सेकेंड हैंड क्लोथिंग का बराह रास्त गरीब आवाम से ताल्लुक है, लिहाजा रेगुलेटरी ड्यूटी को एग्जेम्प्ट किया जाए, जबकि हम ऑलरेडी 6% इनकम टैक्स दे रहे हैं और 5% हम और 5% सेल टैक्स भी दे रहे हैं, तो फिर इस पर मजीद टैक्सेस लगाने का कोई जवाब नहीं बनता। अच्छा, थोड़ा सा समझाइएगा कि ये क्या प्रोसेस है, ये मार्केट कैसे काम करती है, किन मराहिल से जो आपका वहाँ से जो भी माल आता है वो उसको गुजरना पड़ता है, और इस कारोबार से जो जुड़े अफराद हैं उनको आप बता रहे हैं कि टैक्सेस वाला जो इस वक्त ये एक चैलेंज का सामना है, मजीद क्या चैलेंजेस हैं? ये सबसे बड़े चैलेंजेस यही हैं कि हमारी लागत में जो है ना इजाफा हो रहा है और लोगों की कुव्वत खरीद जो लंडे के ऊपर है वो भी कम होती जा रही है। अगर इसमें बाहर के मुल्कों में जो है ना वो जो एक्सपोर्टर हमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ उनको बाकायदा रिबेट दिया जा रहा है और हमारी वैल्यूएशन को डबल ट्रिपल जो है ना हमारी वैल्यूज को भी बढ़ा दिया जाता है। फिर उसके बाद ये जो इस किस्म के टैक्सेस लिए जाते हैं जिससे इसकी लागत में दिन ब दिन। तो आप ये कह रहे हैं कि जो भी पुराना यूज्ड माल है, कपड़े हैं या चाहे वो दूसरी आइटम्स हैं, उनकी भी जब आपके ऊपर इतने टैक्सेस की भरमार है तो ऑब्वियसली वहाँ पर भी हम देखते हैं कि उनकी भी कीमतें जो हैं या प्राइसेस हैं वो पहले से बढ़ गई हैं। उसके बावजूद लोगों का एक हम देख रहे हैं कि वहाँ पर लोगों का रुझान फिर भी बढ़ रहा है इस मार्केट की जानिब। लोगों का रुझान इसी वजह से बढ़ रहा है ना कि नई चीज़ों की कीमतें जो है ना रेडीमेड गारमेंट की और दूसरे आइटम्स की लोगों की सकत से वो बाहर होती जा रही हैं, तो लोगों का रुझान जो है वो सेकेंड हैंड क्लोथ की तरफ आ रहा है। ठीक, थैंक यू सो मच उस्मान फारूकी साहब इस बात करने के लिए। इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।